अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर से होंगे और मौसम की तब्दीली को एंजॉय कर रहे होंगे। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे अजीब दिन आते हैं जब इंसान का बिल्कुल मोराल डाउन हो जाता है, जब बंदे का किसी भी काम में दिल नहीं लगता और वो बहुत लो फील करता है। और कभी कभार बहुत ही अच्छे दिन आते हैं जब आप खुद को एक्टिव और पुरसकून फील करते हैं। ज़िंदगी ऐसे ही अच्छे और बुरे दिनों का परफेक्ट ब्लेंड है। होम मेकर एंड मदर्स जितनी भी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी ड्यूटीज़ कभी कम नहीं होती और वक्त के साथ साथ उनका बोझ बढ़ता जाता है। व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए तो इवनिंग में मैं जॉब करती थी सो दैट आई कैन प्रैक्टिकली अप्लाई माई स्टडीज़ टू लर्न द फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर। और मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था दैट आई वुड सिट एट होम एंड डू नथिंग। मुझे अपनी अर्ली एजेस में ही पता था कि मुझे अपना करियर बनाना है फॉर द सेक ऑफ माई सेल्फ आइडेंटिटी। बट अल्लाह हैज़ हिज ओन प्लान। आफ्टर गेटिंग मैरिड आई हैव टू मूव इस्लामाबाद फ्रॉम रावलपिंडी। अब कहने को तो ये ट्विन सिटीज़ हैं बट बोथ सिटीज़ हैव देयर ओन मूड्स। रावलपिंडी में आपको लाइफ नज़र आती है, गहमा गहमी नज़र आती है, लेकिन इस्लामाबाद की अपनी स्पीड और अपनी ही पल्स है। यहाँ इवन छुट्टी वाले दिन भी लोग आपको कम ही नज़र आते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ अलग रहते हैं क्योंकि मेरे इन लॉज लाहौर में होते हैं। अलग रहना भी अपनी किस्म का एक अलग रोग था और मेरा डिप्रेशन तब से ही शुरू हुआ क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के ऑफिस से आने तक का वेट करना पड़ता था। यहाँ इस्लामाबाद आकर ऐसा ही लगता था जैसे मैं किसी परदेश में हूँ और अपनी बहुत सारी ऐसी दोस्तों का भी ख्याल में आता था जो वाकई अब्रॉड जाती हैं और वहाँ पर जाकर आइसोलेशन का शिकार होती हैं। और उसके बाद ये डिप्रेशन मज़ीद अब्रिश की पैदा होने के बाद बढ़ गया क्योंकि जहाँ पर आपका सोशल सर्कल ख़त्म हो जाता है और रह जाते हैं सिर्फ डार्क सर्कल्स, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आपने कब जागना है, कब सोना है, कब खाना है, कब रेस्ट करनी है। और आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल अपनी फैमिली और उनको रिलेशंस को बिल्ड करने में आप अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे होते हो। तो जब किसी भी लड़की की एक फैमिली में शादी होती है तो हर फैमिली की अपनी वैल्यूज़ होती हैं और सबको चाहिए कि मतलब उन फैमिली वैल्यूज़ को ही आप फॉलो करें और उन्हीं के मुताबिक ही आप चलें। तो जब ये इस सारे प्रोसीजर में होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि बहुत दफ़ा आपका मोराल ऊपर जाता है, कभी आप डीमोटिवेट भी होते हैं। तो इस सारे प्रोसीजर में मैंने कुछ अपनी लाइफ में चेंजिंग्स की जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी और वो मैं सारी चेंजिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो आप ये कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं कि फ़लाँ के पास घर है, गाड़ी है, फ़लाँ ने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, तो हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं और हम उनको अवॉइड कर देते हैं। हमेशा दूसरों के ऊपर नज़र रखते हैं और ये बिल्कुल हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा है और हम बजाय इसके कि शुक्र अदा करने के हम अल्लाह ताला से गिला करते हैं। तो जब इंसान अपने अंदर शुक्र करने की हैबिट बना लेता है तो अल्लाह ताला मज़ीद नवाजते हैं। और मैंने ये अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है कि मैंने जितना भी अल्लाह ताला से मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला मुझे मज़ीद देते हैं। तो ये वो पहली हैबिट थी जिसको मैंने चेंज किया और मैं अल्लाह ताला की हर छोटी छोटी चीज़ में भी अल्लाह ताला की थैंकफुल होती हूँ और मेरे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई। इसके बाद जो चीज़ थी वो थी पॉजिटिव आउटलुक और इसने मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प इस तरह से किया कि हम औरतें ना हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं और हम हर बात में कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट निकाल लेते हैं कि यार अगर कोई हमसे अच्छे तरीके से भी बात कर रहा है, डिसेंट तरीके से भी बात कर रहा है, तो हमें लगता है कि शायद इसमें इसका कोई ना कोई मफाद होगा या इसका कोई ना कोई कंसर्न होगा। तो मैंने हर चीज़ में जो नेगेटिविटी होती है उसको एक साइड पे कर दिया और मैं कोशिश करती थी कि मैं हर चीज़ के पॉजिटिव एलिमेंट्स को अपने सामने रखूं। पॉजिटिव आउटलुक एक हैबिट नहीं बल्कि एक बिहेवियर है जिसे हम अपने रोज़ की रूटीन में हम लोगों ने इसको हर मामले में, हर इशू में हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ना, इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया और वो ये था कि बी अ गुड लिसनर। जब आप किसी भी फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपको अपना रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए या अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए ये वाली हैबिट इसने मुझे बहुत हेल्प किया। और गुड लिसनर का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप किसी की अच्छी या बुरी बात को सुनो और बस चुप करके आगे से सहें, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी अगर आपसे कोई बात कर रहा है
तो आप उसको ऐसे ही सुने जैसे आप जेन्युइनली उसकी बात को सुन रहे हैं, आप उसको अवॉइड ना करें। इससे आपको 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो ये कि आप अपनी फैमिली में बहुत लाइकेबल हो जाते हैं और उसके बाद आप दूसरों के तजुर्बात से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। जब आप दूसरों की बात गौर से सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, तो लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और उसके बाद ये कि आपसे मशवरा करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो ये समझेंगे कि वाक़ई में ही जो आप हमारी बात तवज्जो से सुनते हैं। और इस एक हैबिट ने मुझे बहुत हेल्प किया। हम लोग मोस्टली ये करते हैं कि दूसरे लोगों पर अपनी पसंद या नापसंद को थोपने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमें पसंद है अगला बंदा भी उसी को ही पसंद करे और हम इसी आर्ग्यूमेंट में अपने रिलेशनशिप्स को ख़राब करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ज़रूर करें जिसका कोई नतीजा हो, बहस मत करें। इसके बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजारना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में से कुछ लोगों को बिल्कुल अवॉइड कर दें। उनमें से सबसे पहले आ जाते हैं हेटर्स। हेटर्स आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर नज़र आएंगे, हर उम्र के हिस्से में मिलेंगे। ये वो लोग हैं जो आपसे कभी खुश नहीं होते। आप कुछ भी कर लें, ये हमेशा ही आपको पसंद नहीं करेंगे। तो इनको खुश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने इर्द-गिर्द, अपनी फैमिली में, अपने सर्कल में आइडेंटिफ़ाई करें कि कौन से लोग हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं और आपको आगे आपकी प्रोग्रेस में एक बहुत बड़ा हर्डल है। क्योंकि हम लोग ना बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और कहते हैं कि यार फ़लाँ ने अगर मुझे इस तरह से डिस्करेज किया है तो शायद मुझ में ही फ़ॉल्ट होगा। फ़ॉल्ट उनमें नहीं, आप में नहीं होता बल्कि उनमें होता है। एक्चुअली वो नहीं चाहते कि आप आगे ग्रो करें। फिर आ जाते हैं डिबेटर्स। डिबेटर्स वो लोग होते हैं जो राय का पहाड़ बनाते हैं और छोटी सी बात का पूरा मुद्दा बना देते हैं। ये लोग हर वक्त आपसे बहस करने के लिए मौजूद रहेंगे और कभी भी आपसे किसी भी बात पे एग्री नहीं करेंगे। तो जो डिबेटर्स होते हैं ना, इनके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो अपने स्टांस पर हमेशा रहते हैं। अपनी भी लाइफ ख़राब करते ही हैं, दूसरों की लाइफ भी चिक-चिक करते रहते हैं। तो बेहतर है कि आप इन लोगों को अवॉइड करें। इसके बाद आते हैं बेटर्स। बेटर्स वो लोग होते हैं जो आपके साथ सिर्फ़ फ़ायदे की वजह से आपके साथ होते हैं या आपके साथ दोस्ती उनकी इसी वजह से होती है कि उन्हें आपसे कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तो फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या सर्कल में भी आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ सिर्फ इसी वजह से होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कोई फ़ायदा होता है। तो जो बंदा इस तरह से आपको लगे तो उनको लाइफ में से अवॉइड करना चाहिए। इंसान ये सारी बातें तभी सीखता है जब उसके साथ वाकई में प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस वो इन सारी बातों का करता है। तो मैंने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके और फिर उसके बाद ये रिज़ल्ट निकाला कि ये सारी चीज़ें तब मैंने उसके बाद ये देखा कि हमारी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। बीइंग मदर एंड हाउसवाइफ यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ। सारी स्ट्रगल्स वक्त के साथ साथ आपकी बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। तो मुझे भी बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना था और मैंने उन स्ट्रगल्स को एज अ ऑप्शंस कंसिडर किया, एज अ अपॉर्चुनिटी कंसिडर किया। अल्लाह ताला हर इंसान को उसकी हैसियत के मुताबिक या उस पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो सह सकता है। तो इंसान की लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल्स आती हैं वो एक्चुअली आपको हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में दैट हाउ मच पोटेंशियल यू हैव। आप रियलाइज़ करते हो कि आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आप में कितना कॉन्फिडेंस है और आप कितने समझदार हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। क्योंकि ये एक फ़ितरी सी बात है कि जब भी इंसान के ऊपर बुरा वक्त आता है या बैड टाइम चल रहा होता है तो हम लोग फ़ौरन से गिला करना शुरू कर देते हैं, नाशुक्री करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह ताला से बार बार इस चीज़ का गिला करते हैं कि या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया है या मैं इस सिचुएशन में फंस चुका हूँ और मुझे कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। असल में रास्ता उसी सिचुएशन में या उसी सारे उस पूरे प्रोसीजर में ही होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अब जैसे कोविड का टाइम पीरियड था जो रिसेंटली ही गुजरा, उसमें बहुत सारे लोग थे जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी रिस्क पर थी, लोगों की जॉब्स जा रही थी, लेकिन वहीं पर ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया और उसी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में उन्होंने अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और जहाँ पे लोगों की जॉब्स जा रही थी उन्होंने अपने लिए बिज़नेसेस की नई अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर किया। तो जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं वो अल्लाह ताला इसीलिए देते हैं ताकि हम उनसे सीखें और वो हमें मतलब हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देने के लिए होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल योर एंगर।
हम लोग अपने रिलेशंस को बहुत ज़्यादा इस बात से ख़राब कर देते हैं कि हमारी ईगो पे बात आ गई है या हमारी सेल्फ़ इस्टीम पर बात आ गई है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने गुस्से से ख़राब कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि रीज़न बहुत छोटी सी होती है लेकिन वबाल बहुत ज़्यादा मच जाता है, और अ, हमारे बीच में भी बहुत सारी, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी फ़ाइट्स हो जाती हैं, और गुड कपल वही होता है जो एक पार्टनर को फॉर द टाइम बीइंग गुस्से को कंट्रोल करे, और जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो एक बंदा गुस्से को अवॉइड करे, क्योंकि गुस्से में अगर आप भी बोलने लग जाओगे तो वो जो मियाँ बीवी में एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है वो विद द टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है। इस सारी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चों को माँ और बाप दोनों चाहिए होते हैं, और हम दोनों मियाँ बीवी कोशिश करते हैं कि कभी भी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट अगर अराइज़ हो भी, तो हम उसको आपस में रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे बच्चे इस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो। और बच्चों के केस में भी सम टाइम मेरे साथ ऐसा होता रहा है कि मैं अपना पेशेंस लूज़ कर जाती थी, और पहले तो चल जाता था, लेकिन अब्रिश और मेहराब अब दोनों माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो बाद में फिर वही वो सारे वर्ड्स जो मैंने गुस्से में बोले होते थे तो वो रिपीट करते थे। तो इनफैक्ट वो दोनों अब ऐसी सिचुएशन में बहुत समझदारी से बिहेव करते हैं और कन्वर्सेशन को मज़ीद आगे बढ़ने से भी रोकते हैं। और अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होने भी लग जाए तो वो फ़ौरन से बच्चे आ जाएंगे कि बाबा इस तरह की बात ना करें, या मम्मा आप ये वाली बात मत करें। तो उनको भी समझ आ गई है कि ये बात बढ़ सकती है, और इस बात पे जो है वो आपस में कोई बहस हो सकती है। कि जब हम लोग पेरेंटहुड फेज़ में जा रहे होते हैं तो फिर मेरी या तुम्हारी बात नहीं होती, बल्कि हमारी बात होती है। हमारे साथ और भी रिश्ते जुड़े होते हैं, और उन सब रिश्तों को हमने लेकर साथ चलना होता है। शादी के बाद हर लड़की की, हर औरत की सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो उसकी फैमिली, उसके बच्चे होते हैं। और मैंने भी पूरी तरह से कोशिश की है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक तरीके से सर अंजाम दूँ, और अपनी जो पूरी एफ़र्ट्स हैं और वो अपनी फैमिली बिल्डअप करने में लगाऊँ। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अपने इन-लॉज़ के साथ भी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो इन-लॉज़ हैं वो बहुत इस मामले में सपोर्टिव हैं, और मेरे साथ उनका जो रिश्ता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनके हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बहन-भाई हैं, आपस में हम लोग हर चीज़ डिस्कस करते हैं। अगर मुझे अपने मियाँ की भी शिकायत लगानी हो तो मैं अपनी अम्मी से नहीं लगाती, बल्कि उनसे लगाती हूँ, और वो हर चीज़ में जो है ना, जो उनकी बहनें हैं, मतलब जो मेरी नंदे हैं, एक्चुअली वो नंदे नहीं हैं, वो मेरी सिस्टर्स हैं, और वो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करती हैं जैसे मैं वाक़ई में उनकी बहन हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये टू वेज़ प्रोसीजर होता है। आप अल्लाह ताला किसी के भी दिल में तब तक मोहब्बत नहीं डालते जब तक जेन्युइनली अगले बंदे की इंट्यूशन सच्ची नहीं होती हैं। तो मैं भी उनके लिए इतना ही अच्छा फ़ील करती हूँ, और वो भी मेरे लिए अच्छी वाइब्स ही रखती हैं। तो लड़कियों की शादी होती नहीं है तो वो पहले से ही बना लेती हैं टारगेट कि हमने सिर्फ़ हस्बैंड तक रहना है, या मेरा मकसद सिर्फ़ हस्बैंड को वश करना होता है। तो इस तरह से आप के रिलेशंस नहीं चलते। आपको पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना पड़ता है, और अगर आप अच्छे अपने रिलेशनशिप्स अपने इन-लॉज़ के साथ बनाते हैं, मतलब मेरे इवन के सिर्फ़ एक नंदों या उन तक नहीं है, सास-ससुर तक नहीं है, बल्कि मेरे देवरानी, जेठानी, इन सब के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। और फैमिली तभी आपकी अच्छी लगती है जब वो सब साथ जुड़ी हुई हो, साथ इकट्ठे हों। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मेरे में भी हो जाते हैं, हमारे हर फैमिली में होते हैं, लेकिन ये कि उनको अगर अच्छे तरीके से सुलझाया जाए, उस पे बात की जाए, तो वो सब सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ है कि आपका अपने रब के साथ क्या कनेक्शन है। आप अपने रब को राज़ी रखने के लिए क्या-क्या एफ़र्ट्स कर रहे हो। आपका जो बॉन्ड अल्लाह ताला के साथ है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं भी अपनी नमाज़ों में बाकायदगी की पूरी कोशिश करती हूँ, और अल्लाह ताला से मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, मुझे शायद ये लगता है कि मुझे कुछ लोग होते हैं कि जी इतनी सूरतें पढ़ें और इतनी दुआएँ करें और ये वो। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जब अल्लाह से बात करनी होती है तो मैं सिर्फ़ दिल से दुआ करती हूँ, और अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर सुनते हैं। तो अल्लाह ताला के साथ जो बॉन्ड होता है उसको मज़बूत करने की कोशिश इंसान ने ही करनी होती है, क्योंकि अल्लाह तो हमें बार-बार कहते हैं कि तुम मेरी तरफ़ आओ, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूँगा। ये सारी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे पॉजिटिव रखा, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं वक्त के साथ साथ अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट लाने की भी कोशिश कर रही हूँ,
जो मेरे बच्चों के लिए प्रोडक्टिव हो, और उनको मैं ज़िंदगी, मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ या उनको, मैं सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में अच्छे इंसान बने। और सबसे पहले मतलब एक अच्छा इंसान बनने के लिए जितनी भी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, तो वो ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।